राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ ही देर बाद नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 करेंगी प्रदान। सरकारी संस्थाओं द्वारा सभी स्तरों पर नवाचार, डिजिटल पहलों को प्रोत्साहन और सम्मान देना है डिजिटल इंडिया पुरस्कार का मकसद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का औपचारिक रूप से किया उद्घाटन। गणतंत्र दिवस शिविर में इस साल देश भर से एनसीसी के 2155 कैडेट हो रहे हैं शामिल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह झारखंड और छत्तीसगढ़ के दौरे पर। अमित शाह चाईबासा और कोरबा में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में भाग लेने के साथ ही जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से ठिठुर रहे हैं मैदानी इलाके। सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। घने कोहरे ने थामी सड़क, रेल और हवा यातायात की रफ्तार। रूस द्वारा अस्थायी एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद रूस और यूक्रेनी सेना के बीच गोलाबारी जारी। यूरोपीय संघ के विदेश नीति के प्रमुख ने रूस द्वारा किए गए युद्ध विराम को बताया पाखंड। और भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच आज शाम राजकोट में खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में दोनों ही टीमें हैं 1-1 की बराबरी पर। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ ही देर के बाद नई दिल्ली में विजेताओं को डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान करेंगी। सरकार ने डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था पाने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की कल्पना की है। डिजिटल इंडिया पुरस्कार सरकारी संस्थाओं द्वारा सभी स्तरों पर नवाचार और डिजिटल पहलों को प्रोत्साहित और सम्मानित करता है। इसका मकसद डिजिटल इंडिया विजन को पूरा करना है। पुरस्कार समारोह में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज दिल्ली कैंट में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया। इस शिविर में सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से 710 लड़कियों सहित कुल 2155 कैडेटों को शामिल किया गया है, जो लगभग 1 महीने चलने वाले शिविर में हिस्सा ले रहे हैं। इस शिविर का समापन 28 जनवरी को प्रधानमंत्री की रैली के साथ होगा। इस शिविर में भाग ले रहे कैडेटों में जम्मू कश्मीर के 114 और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 120 कैडेट भी शामिल हैं। गणतंत्र दिवस शिविर का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस की रणअप में होने वाले अहम आयोजनों के माध्यम से देश की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को उजागर करना है। इसके अलावा इसका उद्देश्य कैडेटों के व्यक्तित्व कौशल में वृद्धि करना और उनकी मूल्य प्रणाली को मजबूत बनाना है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि एनसीसी कैडेटों ने अनेकता में एकता का परिचय दिया है। Boys and girls, as NCC cadets, you represent India's unity in diversity. The NCC over the years has created a truly vibrant and diverse cadre of motivated and disciplined youth who are doing excellent work in all walks of life. NCC creates awareness amongst youth about the diverse heritage of our country and fosters national integration despite linguistic, cultural, religious and geographical barriers. उपराष्ट्रपति ने कहा कि एनसीसी में नैतिकता और सामाजिक मूल्यों का निर्माण होता है। In the NCC, there is organic development of ethics and social values, the spirit of unity and value of personal sacrifice. In our diverse country, NCC camps and group activities generate a feeling of appreciation of each other's uniqueness and cultivate friendship that is everlasting. NCC can be described
as the nation's disciplined, trained and motivated youth force available for national cause and service to provide assistance anywhere and everywhere. उन्होंने कहा कि आज भारत उन्नति के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए। We are in Amrit Kaal of our independence. Our Bharat is on the rise as never before. Our nation is now a global destination of opportunity and investment. I urge you all and to everyone else that we take pride in being Indians. We must take pride in being Indians, and we must be proud of our achievements which on global benchmark in several aspects are commendable and unparalleled. और देश भर के कोने कोने और 17 निदेशालयों में चयन प्रक्रिया के बाद इस बार के एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर में 2155 कैडेट दिल्ली पहुंचे हैं। खुद को कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं ये कैडेट्स, इस पर खास बातचीत की हमारे सहयोगी गिरीश निशाना ने। एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर में 2155 कैडेट हिस्सा ले रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ कैडेट पहुँचे हैं। कैसा लग रहा है आपको आरडी कैंप का हिस्सा बनकर? हमारा बेहद पुराना सपना रहा था कि हम भी आरडी करें, और आज आरडी 2023 में AIGOH में सेलेक्ट होकर बहुत प्राउड फील हो रहा है। 6 महीने की मेहनत और हम फाइनली DG NCC में खड़े हैं। मेहनत तो बहुत लगी है, कम से कम 6 महीने लगे हैं सर हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए, और 3 महीने के कैंप से हम सर यहाँ आए हैं और इतनी खुशी हो रही है हम बता नहीं सकते सर। बयान करना बहुत मुश्किल है। जो सर हमारे DIs ने हम इतनी मेहनत कराई ना सर हमें, हमारे PI स्टाफ ने, तो सर बहुत खुशी हो रही है यहाँ पहुँच के। क्या सपना था आपका? सर एक ही सपना था, दिल्ली में पहुँचना है और PM सबको सलामी देनी है बस। ये हर NCC कैडेट का सपना होता है कि वो आरडी के परेड का हिस्सा बने। एज अ गार्ड ऑफ ऑनर बहुत बड़ा इवेंट होता है, इसका बहुत टफ कंपटीशन होता है। हम हर एक में से 3-3 कैडेट्स आर्मी, नेवी, एयर, इंडिविजुअल सबके 3-3 कैडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, और बहुत टफ कंपटीशन के बाद ये गिने चुने कैडेट सेलेक्ट हो पाते हैं गार्ड ऑफ ऑनर के लिए। तो सर ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। कैडेट काफ़ी उत्साहित हैं एनसीसी के इस गणतंत्र दिवस शिविर का हिस्सा बनकर। कैमरामैन अजीत कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। मिशन 2024 को सफल करने के लिए भाजपा इस बार झारखंड से कोल्हान का रण जीतने के लिए पूरी तैयारी से मैदान में उतरने के मूड में है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज झारखंड के कोल्हान प्रमंडल से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मिशन 2024 का शंखनाद करेंगे। साथ ही चाईबासा में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मिशन 2024 को लेकर भाजपा ने जमीनी स्तर पर अपना अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी वैसे संसदीय क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दे रही है जहां उनको अपेक्षा अनुरूप सफलता नहीं मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इन क्षेत्रों में कमल खिलाकर कमाल करने को लेकर गंभीर है। इस सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को झारखंड के कोल्हान प्रमंडल से शंखनाद करेंगे। चाईबासा की पवित्र भूमि पर भारत के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री सम्मानित अमित शाह जी का आगमन हो रहा है। का जन समर्थन इस कार्यक्रम के प्रति बहुत ही अपार ढंग से देखा जा रहा है। झारखंड में पिछले 2 लोकसभा चुनावों में भाजपा का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करिश्माई छवि की बदौलत भाजपा ने साल 2014 के आम चुनावों में झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 12 पर जीत दर्ज कर विपक्ष को पस्त कर दिया था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने उसी प्रदर्शन को दोहराते हुए 14 में से 11 सीट जीती, जबकि एक सीट सहयोगी पार्टी आजसू पार्टी के खाते में गई। साल 2014 के आम चुनाव और साल 2019 के चुनावों में फर्क हालांकि यह था कि इस बार सिंहभूम लोकसभा की सीट भाजपा के हाथ से फिसल गई। अब पार्टी इसी जनजातीय बाहुल्य सीट पर दोबारा परचम लहराना चाहती है। विधानसभा भी हारे, लोकसभा भी हारे, लेकिन इस बात का एहसास यहाँ की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं दोनों को। 2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जिन सीटों पर जीत नहीं मिली थी, वहां पर 2024 में फतह करने के लिए अभी से ही रणनीति बनानी शुरू कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चाईबासा में वहां पर जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, उनके साथ बैठक करेंगे और उसके बाद 2024 के लिए उन्हें टास्क सौंपेंगे।
संपूर्ण पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला जिले के कुछ इलाके में फैले सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा सीट पड़ती है। लिहाजा यह संसदीय क्षेत्र विधानसभा के सफर को भी सुगम बनाने के लिए निर्णायक और महत्वपूर्ण है। भाजपा ने देश के 160 संसदीय क्षेत्रों में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर लोकसभा प्रवास योजना के तहत काम शुरू किया है, जिसमें सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र भी एक है। अंदर खाने यह भी चर्चा है कि सिंहभूम के कुछ बड़े नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं। श्री शाह के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में भी उत्साह दिख रहा है। तुलनात्मक चीजों का अध्ययन कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि किसकी सरकार बेहतर थी। इसलिए एक बार आप लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन बार बार लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते हैं, ऐसा हम लोगों का भी मानना है, यहाँ की जनता का मानना है। हमने हमारी कुछ भूलें हुई होंगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावी विषाद पर शह और मात का खेल संसदीय प्रणाली का अभिन्न अंग है। इसलिए पार्टियां एक एक सीट को अपनी ओर करने के लिए जी तोड़ कोशिश करती है। कोल्हान का रन जीतने के लिए इस बार भाजपा ने व्यापक रणनीति बनाई है ताकि लोगों के दिल को जीतकर चुनाव जीता जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री कोर कमेटी की सदस्यों के साथ बैठक करने के बाद चाईबासा में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के स्थानीय बड़े नेता हैं वो चाईबासा में कैंप कर रहे हैं और ये जनसभा जो हो इसको लेकर आदिवासी समाज में एक गजब का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। अपने सहयोगी राज मनोहरन और दिलीप बैनर्जी के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, चाईबासा। और झारखंड के बाद केंद्रीय गृह मंत्री आज दोपहर छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। अमित शाह कोरबा के माता सर्वमंगला मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। गृह मंत्री कोरबा के ही इंदिरा स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम को अमित शाह कोरबा में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में भाग लेंगे। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूस्खलन के बाद बचाव अभियान जोरों पर है। प्रभावित लोगों को अन्य स्थानों पर भेजा जा रहा है। जोशीमठ में भू धसाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देर शाम देहरादून में उच्च स्तरीय बैठक की। किसी भी हालात से निपटने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस बल को अलर्ट पर रखा गया है। मुख्यमंत्री आज जोशीमठ जाकर हालात का जायजा भी लेंगे। और अब बात मौसम की। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड काफी बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह घने कोहरे की चादर दिखाई दी। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत में आने वाले दिनों में ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर पश्चिम भारत में घने कोहरे की स्थिति अगले 3-4 दिनों तक बनी रहेगी। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए कोहरे का अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम के चलते दिल्ली हवाई अड्डे पर दर्जनों उड़ानें बाधित हुई हैं। कोहरे के कारण रेलवे के परिचालन पर भी असर पड़ा है। कई रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। और वहीं सर्दी में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। असम के गुवाहाटी में चिड़ियाघर प्राधिकरण ने जानवरों को गर्म रखने के लिए हीटर और दूसरे निवारक उपाय किए हैं। चिड़ियाघर कर्मचारियों के मुताबिक बाघ और शेर के लिए हीटर, भालू के लिए धान का खैर और पक्षियों के लिए 200 वाट का बल्ब लगाया गया है, जिससे कि सर्दी के बढ़ते कहर से जानवरों को राहत मिल सकेगी। तो इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी वो तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं चिड़ियाघर प्रशासन की तरफ से, ताकि वो ठंड के विपरीत हालात में खुद को बचाकर रख सकें। उत्तर प्रदेश में शीतलहर और ठंड के प्रकोप के मद्देनजर जहां एक तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं कड़कड़ाती ठंड में बेसहारा और गरीबों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष व्यवस्था की है। सरकार ने बेसहारा और गरीबों को ठंड से राहत देने के लिए रैन बसेरों का इंतजाम किया है। इन रैन बसेरों में रजाई, गद्दों के साथ साथ अलाव की व्यवस्था की गई है, ताकि लोग इस शीतलहर में ठंड से खुद का बचाव कर सकें। इसके साथ ही योगी सरकार के निर्देश पर रात में नगर निगम के आला अधिकारी इन रैन बसेरों का निरीक्षण कर गरीब और बेसहारा लोगों का हालचाल भी ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी को दिल्ली के चांदनी महल इलाके से गिरफ्तार किया गया है। याकूब कुरैशी और उसके बेटे इमरान पर
यूपी में अवैध मीट कारोबार चलाने के आरोप में 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। दोनों काफी समय से फरार चल रहे थे। दिल्ली पुलिस की मदद से यूपी की मेरठ पुलिस ने दोनों को एक साथ गिरफ्तार कर लिया है। इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। बसपा नेता हाजी याकूब कुरैशी 2 बार विधायक भी रह चुका है, साथ ही कई बार लोकसभा चुनाव भी लड़ चुका है। राजस्थान के जोधपुर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। जोधपुर से ओसियां जा रही सवारियों से भरी एक बस की ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। देश का हृदय स्थल मध्य प्रदेश तैयार है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के लिए। राज्य की आर्थिक राजधानी इंदौर में 8 से 10 जनवरी तक प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन में 66 देशों के प्रवासी भारतीय शामिल होने वाले हैं। इस साल इस सम्मेलन का विषय प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार रखा गया है। आइए देखते हैं इंदौर किस तरह से प्रवासी मेहमानों के लिए स्वागत के लिए तैयार है। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर तैयार है अपने प्रवासी मेहमानों के स्वागत के लिए। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 8 से 10 जनवरी तक 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 9 जनवरी को सम्मेलन का शुभारंभ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, तो वहीं 10 जनवरी को समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली होंगे, तो विशिष्ट अतिथि के रूप में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी शामिल होंगे। इसके अलावा 4 अन्य देशों के मंत्री भी सम्मेलन में भाग लेंगे। 3 दिनों तक इंदौर में होने वाले इस सम्मेलन में 66 देशों के 3000 से ज्यादा प्रवासी भारतीय शिरकत करेंगे। 10 व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल, 70 बड़े औद्योगिक घरानों के लोग, 450 से ज्यादा प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधि भी इस 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में भाग लेंगे। वो प्रवासी भारतीय जो भारत की धर्म ध्वजा लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में हैं, भारत के विचार को लेकर अलग अलग देशों में हैं। इंदौर और मध्य प्रदेश उनके स्वागत के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में एकदम तैयार है और सौंदर्यीकरण के साथ साथ भाव प्रकटीकरण से भी तैयार है। इंदौर के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षर लिखने वाला समय है जब प्रवासी भारतीय सम्मेलन हमें इंदौर में मिला है, और जिस प्रकार का उत्साह प्रवासी भारतीयों में, उसी प्रकार का उत्साह हमारे शहर की जनता में भी है। पूरा शहर उमड़ा हुआ है उनके स्वागत के लिए। प्रवासी भारतीयों का इंदौर पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मालवी परंपरा में पगड़ी पहनाकर प्रवासी मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। आमंत्रित प्रवासी भारतीयों का स्वागत इंदौर एयरपोर्ट पर तिलक लगाकर और माला और अंग वस्त्र पहनाकर किए जाने की तैयारी है। एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क बनाया गया है, जहां मेहमानों को उनके ठहरने, वाहन आदि की जानकारी दी जा रही है। इंदौर पहुंचने वाले प्रवासियों के स्वागत की तैयारी इंदौर ने की है और जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिरकत करने के लिए, तो ये एक डेस्क है जहां पर आप देख सकते हैं हल्दी, कुमकुम, फूल, मालाएं, अंग वस्त्र एक पूरे तैयार रहे हैं। और जैसे ही प्रवासी यहां पर अब पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे उनके स्वागत जो है वो तिलक लगाकर, फूल मालाएं पहनाकर, अंग वस्त्र पहनाकर किया जा रहा है। क्या उत्साह लोगों में दिख रहा है जो यहाँ पहुंच रहे हैं? सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, यहाँ पे जाके खुश भी हैं और एंजॉयमेंट भी हो गया। प्रवासी भारतीयों को भारतीय संस्कृति, परंपरा और खान पान से रूबरू कराने के लिए इस बार होम स्टे के रूप में नया प्रयोग भी किया जा रहा है, जिसका नाम पधारो मारे देश रखा गया है। इस अनूठे प्रयोग के तहत प्रवासी भारतीयों को इंदौर के कुछ परिवार अपने घरों में रुकवा रहे हैं और जमकर खातिरदारी कर रहे हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण ने इसके लिए एक एप्लीकेशन भी तैयार की है। ये सेवा पूर्ण रूप से निःशुल्क है। स्वागत है आपका हमारे भारत में एक बार फिर। ये पहली बार देखा गया है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन में जो लोग आमतौर पर देखा जाता है कि होटल या दूसरी जगहों पर रुकते हैं, इस बार घर है। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है।
देखो, घर तो घर है, होटल तो होटल है, डिफरेंट तो होना ही चाहिए। यहाँ पे लगता है कि अपना ही परिवार है, लगता नहीं है कि घर पे घर छोड़कर आए हैं। हमारे जो दादाजी के पापा थे और हमारे नाना जी के पापा थे, वो लोग बिहार के थे, वो लोग बिहार से आए हुए थे। तो उनको जब उस टाइम वो अंग्रेजी राज था, तो वो उनको ठग दिए थे, बोला कि चलो मॉरिशस वहाँ पे पत्थर उठाओगे तो सोना मिलेगा। तो वो बेचारे क्या करें, वो चले आए मॉरिशस, अपना सब कुछ छोड़कर वहाँ पे बस आए। तो यहाँ पे बहुत मेहनत किया, वो खाली हाथ आए थे, बाकी खूब काम किया, मेहनत किया। 3 दिवसीय इस सम्मेलन का पहला दिन युवा प्रवासी भारतीयों पर केंद्रित रहेगा, जिसमें अमृतकाल में युवा प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर मंथन होगा। युवाओं पर केंद्रित पहले दिन युवा मामलों के केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, विदेश मंत्री एस जयशंकर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा विशिष्ट अतिथि के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के वित्त मंत्री जैनेटा मैस्करेने हास मौजूद रहेंगे। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर कई सत्र भी आयोजित होंगे। इन्हीं में से एक सत्र को G20 शेरपा अमिताभ कांत भी संबोधित करेंगे। इंदौर से कैमरा पर्सन प्रद्युम्न दुबे के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज। उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जिले सोनभद्र में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों को पुष्टाहार की आपूर्ति करने वाली निर्माण इकाई से जुड़कर न केवल महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि अच्छी खासी आमदनी भी प्राप्त कर रही हैं। पेश है जमीनी हकीकत से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। आकांक्षी जनपद सोनभद्र में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाएं अब न सिर्फ स्वरोजगार से आत्मनिर्भर हो रही हैं, बल्कि शिशुओं, धात्री महिलाओं, किशोरियों के लिए समूह के माध्यम से अपना प्लांट स्थापित कर पुष्टाहार बनाकर पूरे आंगनबाड़ी केंद्रों को आपूर्ति भी कर रही हैं। जिले के कला गांव में स्थापित पुष्टाहार निर्माण इकाई को संचालित कर रही ऑपरेटर प्रियंका के मुताबिक इस यूनिट में 2 शिफ्ट में महिलाएं 6 तरह के पुष्टाहार बनाकर आंगनबाड़ी केंद्रों को आपूर्ति की जा रही है। प्रियंका ने यह भी बताया कि पूरी तरह से ऑटोमेटिक इन मशीनों में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखते हुए उत्पादन किया जा रहा है, जो बच्चों से लेकर धात्री महिलाओं और किशोरियों के उपयोग में आती हैं। सर, यहाँ पे हम लोग पुष्टाहार बनाते हैं और यहाँ पे जो कुपोषित बच्चे हैं उन लोगों के लिए रेसिपी, मतलब 6 महीने से लेके 6 वर्ष के तक के बच्चों का और गर्भवती, धात्री, किशोरी, इन लोगों के लिए हम लोग यहाँ पे रेसिपी बनाते हैं सर। अभी हम लोग 20 महिला काम कर रहे हैं सर, 2 शिफ्ट में। सुबह वाली शिफ्ट में 10 महिला और शाम वाली शिफ्ट में 10 महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं यहाँ पे। और हमारे यहाँ 5-6 तरह का रेसिपी बनाया जा रहा है सर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक के मुताबिक सरकार की मंशा के अनुरूप समुचित बाल विकास योजना के तहत पोषण उत्पादों का उत्पादन और आपूर्ति का काम शुरू किया गया है, जो पूरी तरह से समूह की महिलाओं द्वारा संचालित है। सरकार की महत्वपूर्ण योजना है जिसके माध्यम से ये THR प्लांट, इसका नाम है टेक होम राशन, माने हर घर तक रेडी टू फूड जो हमारी जो है वो आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंच सके, इसके लिए प्लांट चालू किया गया। यहाँ पर ये जो प्लांट है, कुछ जनपद में 7 प्लांट स्थापित हो रहे हैं इस समय वर्तमान समय में, और जिसमें करीब 210 महिलाएं ऐसी जो प्रत्यक्ष रूप से प्लांट में काम कर रही हैं। महिलाएं जाकर के वहां पर जिनको प्रतिमाह 8,000 रुपये के आसपास उनको मानदेय दिया जाता है, ये प्लांट में काम कर रही है। इसके साथ साथ 2100 समूह इसमें स्टेक होल्डर हैं जिन्होंने अपना पैसा दिया हुआ है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा जिले में 7 यूनिट स्थापित की जा रही है, जिससे पूरे जिले को पुष्टाहार की आपूर्ति की जाएगी, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से 200 से ज्यादा महिलाएं काम पर लगी हैं, जिन्हें प्रति माह मानदेय भी दिया जा रहा है। साथ ही पूरी यूनिट को स्थापित करने के लिए 2100 समूहों ने अपना पैसा इसमें लगाया है, जो एक स्टेट होल्डर के रूप में काम कर रही हैं। सरकार की इस पहले से आकांक्षी जिले सोनभद्र में महिलाएं न सिर्फ पूरी तरह आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि अच्छी खासी आमदनी भी प्राप्त कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
और देश में साइबर सुरक्षा कौशल की खाई को पाटने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी नाइलिट ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर क्षेत्र पर केंद्रित इस परियोजना का मकसद साइबर शिक्षा और रेडी फॉर साइबर सुरक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से इस क्षेत्र विशेष में कौशल विकास करना है। हमारे सहयोगी हम इस खबर को आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन का, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो डिजिटल इंडिया अवार्ड है वो प्रदान कर रही हैं। ये सीधी तस्वीरें विज्ञान भवन से। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 प्रदान कर रही हैं। दिव्यांग जनों के लिए आसानी से सुगम है। टीम ग्रहण कर रही है पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर्तव्यों द्वारा। नेक्स्ट कैटेगरी है डिजिटल इनिशिएटिव्स ऑन ग्रास रूट लेवल। प्लैटिनम अवार्ड गोज टू ई-विवेचना ऐप मध्य प्रदेश। ये ऐप मदद करता है रियल टाइम इन्वेस्टिगेशन तथा ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन में। ये एविडेंस तथा विटनेस स्टेटमेंट को कैप्चर करता है। मध्य प्रदेश स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इस टीम को पुरस्कार दिया जा रहा है। गोल्ड पुरस्कार की बाजी जीती है DEGS कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग झारखंड में। हर घर साक्षर की मुहिम जो कि रोजगार और प्रोडक्टिविटी जनरेट करती है, साइबर क्राइम और मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया के लिए स्पेशल फोकस करती है। झारखंड से मौजूद पुरस्कार विजेता सिल्वर के हकदार रहे क्षीरश्री पोर्ट इन केरला। क्षीरश्री एम्स टू अपलिफ्ट दी डेयरी सेक्टर। इसकी सब्सिडी के लिए कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं। डेयरी फार्मर्स को ऑनलाइन सभी सुविधाएं उपलब्ध है। टीम क्षीरश्री केरला इज रिसीविंग द अवार्ड। The next category is digital initiatives for ease of doing business, and the platinum award goes to MindMitra UP end-to-end manual management system, integrating mining services and surveillance onto one common gateway for ease of doing business and better e-governance. Team MindMitra is receiving the award. Now we move on to Gold Award, and the winner is E-Aabkari, Government of Orissa, ICT-based supply chain management system of accessible commodities for comprehensive transformation of state excise ecosystem in India. 7 राज्यों में ये लागू हो गया है and few more are in pipeline. मंच पर टीम पूरे जोश के साथ पुरस्कार ग्रहण करके आगे बढ़ रही है। Silver Award goes to Invest Punjab को, user-friendly state-of-art portal for investors in Punjab, effortlessly obtain regulatory clearances and fiscal incentives for setting up and running businesses. Invest Punjab टीम पुरस्कार ग्रहण करते हुए। 4th कैटेगरी है डेटा शेयरिंग एंड यूज ऑफ सोशियो-इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड द प्लैटिनम अवार्ड गोज टू स्मार्ट सिटीज मिशन। डाटा स्मार्ट सिटीज एम्पावरिंग सिटीज थ्रू डाटा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्च अक्रॉस 100 स्मार्ट सिटीज टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स अर्बन चैलेंजेस। मंच पर स्मार्ट सिटी टीम उपस्थित है पुरस्कार ग्रहण करने के लिए। गोल्ड जीता है CBSE ने ऑनलाइन रिपोजिटरी ऑफ डिजिटली साइन QR कोडेड टेम्पर प्रूफ एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ 22+ years फॉर डाउनलोड एंड वेरिफिकेशन आर अवेलेबल। टीम मंच पर मौजूद है पुरस्कार ग्रहण करते हुए। सिल्वर के हकदार रहे सेंटर फॉर ई-गवर्नेंस कर्नाटका, हेल्पिंग बिल्ड सॉल्यूशंस फॉर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, इंक्रीजेस ट्रांसपेरेंसी एंड बेटर डिसीजन मेकिंग। टीम मंच पर पहुंच रही है पूरे उत्साह के साथ पुरस्कार ग्रहण करने के लिए।
फिफ्थ कैटेगरी है पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म सेंट्रल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट एंड स्टेट्स. In the category of state, platinum goes to Dware Sarkar. This is West Bengal's new ICT-driven demand-focused governance model through which 10 out of 17 UN SDGs are pursued. Accessible, accountable and responsive. टीम मंच पर पहुंच चुकी है पुरस्कार ग्रहण करने के लिए. Gold Award winner is E-Services Manipur. District Administration actively uses E-Services Manipur for delivering citizen-centric scheme and services. पैंडेमिक के दौरान दूर दराज के गांवों द्वारा यहां तक कि विदेशों से भी इसका उपयोग किया गया. टीम उपस्थित है पुरस्कार ग्रहण करते हुए. सेंट्रल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट में प्लैटिनम अवार्ड दिया जा रहा है आईस्केट पोर्टल को. नेशनल पोर्टल ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ऑफर्स इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ कस्टम्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ऑनलाइन पेमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड ऑनलाइन IGST रिफंड्स टू ट्रेड. टीम मंच पर उपस्थित है पुरस्कार ग्रहण करते हुए. गोल्ड के विजेता बने हैं ई-श्रम प्लेटफॉर्म फॉर डिलीवरी ऑफ बेनिफिट एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. इसमें 28 करोड़ से ज्यादा अनऑर्गेनाइज कामगार रजिस्टर हो चुके हैं और इन कामगारों की आजीविका में ये मददगार है. टीम पुरस्कार ग्रहण करते हुए. Sixth category is digital initiatives in collaboration with startups. Platinum पुरस्कार जीता है डिजिटल वर्कफोर्स मैनेजमेंट सिस्टम केरला ने. This talent marketplace is the platform of platforms to connect job seekers with employees, mobilization partners, skill partners and industry partners. Team is there to receive the award. Gold Award goes to Smart Nutrient Management of the Soil, Telangana. This provides soil reports to farmers in just 30 minutes. Fertilizers and micronutrients पर advisories issue करने के साथ साथ soil degradation तथा water containment रोकने में भी उपयोगी. टीम को अवार्ड जीतने पर बधाई. सिल्वर की बाजी जीती है डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम उत्तराखंड ने. कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल डिपॉजिट रिटर्न सिस्टम इज एन इनिशिएटिव फॉर जीरो लिटर थ्रू कस्टमर बिहेवियरल चेंज. उत्तराखंड देवभूमि होने की वजह से तीर्थयात्री और पर्यटकों का यहां आना जाना लगा रहता है. इसके मद्देनजर बहुत बड़े पैमाने पर काम हो रहा है. और चलते तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों में डिजिटली अपनी कामों को, अपनी सेवाओं को जनता तक पहुंचाने में जो भी संस्थान, जो भी लोग लगे हुए हैं, उनको इस वक्त विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं. जब इस कार्यक्रम को राष्ट्रपति संबोधित करेंगे, हम आपको एक बार फिर से इस कार्यक्रम की तरफ लिए चलेंगे. फिलहाल बढ़ेंगे दूसरी अहम खबरों की तरफ. देश में साइबर सुरक्षा कौशल की खाई को, जैसा कि हमने बताया था, कि पाटने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नाइलिट ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है. जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर क्षेत्र पर केंद्रित इस परियोजना का उद्देश्य साइबर शिक्षा और रेडी फॉर साइबर सुरक्षा कार्यक्रमों के जरिए इस क्षेत्र विशेष में कौशल विकास करना है. हमारे सहयोगी विशाल बारिस्टो ने इस समझौते के बारे में नाइलिट के महानिदेशक के साथ खास बातचीत की. नाइलिट ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक एग्रीमेंट किया है जिसके तहत खास तौर से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और जम्मू कश्मीर लद्दाख में ऐसे योद्धा तैयार किए जाएंगे जो साइबर सिक्योरिटी में जिनको महारत हासिल होगी. और मेरे साथ है नाइलिट के महानिदेशक. आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में. नाइलिट की जो प्रेजेंस है ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफ़ी पहले से है. अब माइक्रोसॉफ्ट के साथ हाथ मिलाकर एक स्पेशल फोर्स हम तैयार करने जा रहे हैं जिनको आप आगे रोजगार भी देंगे. ये कितनी बड़ी खुशखबरी की बात है, खासतौर से यंग टैलेंट के लिए. भारत एक डिजिटल $1 ट्रिलियन डिजिटल इकॉनमी बनने की तरफ अग्रसर है. तो ऐसे देश में इस तरह की इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है. और इसलिए आवश्यकता है कि देश में हम ऐसे साइबर सिक्योरिटी योद्धा तैयार करें जो मेट्रो सिटीज़ में ही नहीं, देश के रूरल और कम विकसित क्षेत्रों में भी काम कर सकें.
आपने कहा कि साइबर सिक्योरिटी नीड ऑफ द आवर है, तो ये जो प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट कोर्स है, इसके बारे में कुछ बताइए, और ख़ास तौर से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और जम्मू कश्मीर लद्दाख हमारा फोकस रहेगा। देखिए, अब हम नाइलेट के 30 केंद्रों में हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। इसमें 2 तरह के कार्यक्रम हैं। एक साइबर शिक्षा है जो कि 400 घंटे का है प्रोग्राम, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए है। इस 400 घंटे के प्रोग्राम को नाइलेट के 25 केंद्रों में हमारे जो ट्रेनर्स हैं उनके द्वारा इसको दिया जाएगा, और उसके बाद से माइक्रोसॉफ्ट नाइलेट का एक ज्वाइंट सर्टिफिकेशन होगा। इन स्टूडेंट्स को माइक्रोसॉफ्ट अपने एक बार फिर से रुख करते हैं विज्ञान भवन का, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम को संबोधित करने वाली हैं, कर रही हैं। Ladies and gentlemen, I am delighted to address you on the 7th edition of the Digital India Awards, which is an occasion to encourage and honor innovative digital initiatives at all levels. Digital India Awards 2022 acknowledge, inspire and motivate not only government entities but also startups to attend the vision of Digital India. The awards are but a step towards transforming India into a digitally empowered society where people's potential is unleashed by efficient, effective use of digital governance. I have been insisting in my speeches and want to repeat it here too, that the pace of change in future will be rather fast, that driven by the use of technology. In this context, social justice should be the prime objective of digital innovations. India will develop into a knowledge economy only when the digital divide is substantially bridged through use of technology. I am confident that India is setting the right example of ensuring the inclusion of vulnerable and marginalized sections of society, strengthening economic, social and cultural rights in our journey towards digital Antyodaya. Ladies and gentlemen, digital technologies have enabled the government to reach the remotest parts of the country at the click of a button. India's story of digital transformation is a story of innovation, implication, and inclusion. This is a need to create collaborative platforms to find innovative solutions to make the world a more accessible and equitable place. I always maintain that the technology that makes the common man's life easier gets accepted at the social level. In my own experience, I have seen even barely literate people getting proficient in use of technology to operate bank accounts and claiming their entitlements. This awareness should be made the strength of good governance. There is no doubt that digitization brings in efficiency, effectiveness, transparency, and accountability in the service delivery system and infuses confidence among citizens. India has pioneered innovative digital projects that promoted digital inclusion with an objective of providing affordable access to digital services to all citizens. In the face of pandemic, our proactive technological interventions help us in pandemic management and ensured operational continuity of important government services. As a result, India has emerged as an important country using technology for a resilient economy and people-centric governance. Indeed, India's success in this direction, especially during the pandemic, has been exemplary and beneficial for the rest of the world too. Thus, Digital India is also playing an important role in enhancing the country's profile on the world stage. This becomes all the more relevant
as India takes over the presidency of G20, which is a milestone event. What is noteworthy here is that India, as a mother of democracy, has been substantially using these technological innovations to deepen the democratic traditions rooted in our soil. Last year, India also launched indigenous 5G network services that provide high data speeds, reliable connectivity for a large number of devices, and the ability to process extremely large volumes of data very quickly. This will positively transform the governance and the society. Ladies and gentlemen, the Ministry of Electronics and Information Technology and its organizations, especially National Information Centers, have been doing excellent job for providing a hassle-free government-citizen interface. I am happy to note that India IT companies have done a remarkable job in making the world realize the value of the Indian talent. After providing its prowess in software, India should strive to become a hub for software products. We should leverage prevailing policies and enable the ecosystem to position the country as a global powerhouse for software and hardware products by building innovative made in India technologies. Data is the cornerstone of creating new knowledge, insights, and thus solutions, and leads to whole new fields of application. We should focus on democratizing the use of government data so that young technology enthusiasts can use it to build localist digital solutions. It gives me a pleasure to learn that new technologies such as data analytics, blockchain, artificial intelligence, Internet of Things, and drones are going to substantially change the way we live. Apart from the matters of daily life, these technologies will bring about radical changes in the field of public health and finance. I am pleased to see the innovative initiatives undertaken by government entities at the grassroots level and also in collaboration with startups to foster public-private partnership. We have to keep challenging ourselves to deliver innovative solutions to improve the ease of living for all citizens, be it in the judiciary, land registration, fertilizers, or public distribution system. Many of such initiatives have made it to the winners list this year. Ladies and gentlemen, I compliment the Ministry of Electronics and Information Technology and NIC for establishing and managing Digital India Awards and playing a pivotal role in furthering the cause of Digital India at all levels of governance. I am confident Digital India Awards will continue to scale new heights year after year. We have 22 Digital India awardees for the year 2022 across 7 categories that have brought about positive changes at district, state, and national levels. My heartiest congratulations to all the winners. From citizen empowerment and data steering platform to the ease of doing business, I am happy to see the diverse range of innovations made to benefit the people. I extend my compliments to all those who are participating in ICT-led development of the country. The jury members should also be applauded for upholding high standards of selection process and rewarding benchmark performances across categories.
I encourage all participants to keep evolving and creating new ways to impart citizen-centric services through digital governance. I wish that the indomitable spirit of India and its citizens keeps shining bright, and may we continue to join hands together to keep growing stronger as a nation. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. तो ये आप ये सीधी तस्वीर देख रहे थे विज्ञान भवन से, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू डिजिटल इंडिया अवार्ड कार्यक्रम के दौरान वहां मौजूद लोगों को संबोधित कर रही थी। बहुत ही अहम बातें राष्ट्रपति ने इस दौरान कही। उन्होंने ये कहा कि समाज को डिजिटल तौर पर कैसे आने वाले दिनों में और भी सशक्त बनाया जाए, ये डिजिटल इंडिया का मकसद है, और सामाजिक तौर पर भी इसको हम सभी जो अंग हैं समाज के, उन सभी को इसमें इन्वॉल्व करें। सामाजिक तौर पर हम कैसे और भी डिजिटाइज हों, इस दिशा में हमें लगातार काम करते रहना है। उन्होंने ये भी कहा कि डिजिटल इंडिया होने से और डिजिटल होने से इसके इफेक्ट क्या हुए कि ट्रांसपेरेंसी काफ़ी बढ़ी है। जो कार्य प्रणाली है, जो कार्य पद्धति है, जो शासन है, उसमें पारदर्शिता है, और साथ ही साथ जो लोग हैं उनमें जवाबदेही भी उनके प्रति सुनिश्चित हुई है। उन्होंने भी कहा कि जिस तरह से बीते दिनों पैंडेमिक का दौर रहा, कोविड का दौर रहा, और कोविड के दौरान डिजिटल इंडिया ने जिस तरह से अपनी भूमिका निभाई, वो न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको लोगों ने सम्मानित करने का काम किया। उन्होंने 5G सेवा का जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो डेटा की पहुंच है वो सब तक हो, लोकतांत्रिकरण हो, और सब तक उस डेटा की पहुंच संभव हो पाए, ये भी डिजिटल इंडिया का कहीं ना कहीं मकसद है। और इन तमाम प्रयासों के जरिए आखिर में उन्होंने ये कहा कि जो सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस है, वो कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया के जरिए वो भी सुनिश्चित हो सके, इसका भी हम सभी को ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये कुछ अहम बातें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान। बढ़ेंगे आगे, कुछ दूसरी अहम खबरों की तरफ नजर डालेंगे। देश का हृदय स्थल मध्य प्रदेश तैयार है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के लिए। राज्य की आर्थिक राजधानी इंदौर में 8 से 10 जनवरी तक प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन में 66 देशों के प्रवासी भारतीय शामिल हो रहे हैं। इस साल इस सम्मेलन का विषय है प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। आइए देखते हैं इंदौर किस तरह से प्रवासी मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर तैयार है अपने प्रवासी मेहमानों के स्वागत के लिए। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 8 से 10 जनवरी तक 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 9 जनवरी को सम्मेलन का शुभारंभ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, तो वहीं 10 जनवरी को समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली होंगे, तो विशिष्ट अतिथि के रूप में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी शामिल होंगे। इसके अलावा 4 अन्य देशों के मंत्री भी सम्मेलन में भाग लेंगे। 3 दिनों तक इंदौर में होने वाले इस सम्मेलन में 66 देशों के 3000 से ज्यादा प्रवासी भारतीय शिरकत करेंगे। 10 व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल, 70 बड़े औद्योगिक घरानों के लोग, 450 से ज्यादा प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधि भी इस 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में भाग लेंगे। वो प्रवासी भारतीय जो भारत की धर्म ध्वजा का दुनिया के अलग अलग देशों में हैं, भारत के विचार को लेकर अलग अलग देशों में हैं। इंदौर और मध्य प्रदेश उनके स्वागत के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में एकदम तैयार है, और सौंदर्यीकरण के साथ साथ भाव प्रकटीकरण से भी तैयार है। इंदौर के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षर लिखने वाला समय है जब प्रवासी भारतीय सम्मेलन हमें इंदौर में मिला है, और जिस प्रकार का उत्साह प्रवासी भारतीयों में, उस प्रकार का उत्साह हमारे शहर की जनता में भी है। पूरा शहर उमड़ा हुआ है उनके स्वागत के लिए। प्रवासी भारतीयों का इंदौर पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मालवी परंपरा में पगड़ी पहनाकर प्रवासी मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। आमंत्रित प्रवासी भारतीयों का स्वागत इंदौर एयरपोर्ट पर तिलक लगाकर और माला और अंग वस्त्र पहनाकर किए जाने की तैयारी है। एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क बनाया गया है, जहां मेहमानों को उनके ठहरने, वाहन आदि की जानकारी दी जा रही है।
इंदौर पहुंचने वाले प्रवासियों के स्वागत की तैयारी इंदौर ने की है और जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिरकत करने के लिए, तो ये एक डेस्क है जहां पर आप देख सकते हैं हल्दी, कुमकुम, फूल, मालाएं, अंगवस्त्र एक पूरे तैयार रहे हैं और जैसे ही प्रवासी यहां पर अब पहुंच रहे हैं धीरे धीरे उनके स्वागत जो है वो तिलक लगाकर, फूल मालाएं पहनाकर, अंगवस्त्र पहनाकर किया जा रहा है। क्या उत्साह लोगों में दिख रहा है जो यहाँ पहुंच रहे हैं? सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, यहाँ पे जाके खुश भी हैं और एंजॉयमेंट भी होगा। प्रवासी भारतीयों को भारतीय संस्कृति, परंपरा और खान पान से रूबरू कराने के लिए इस बार होम स्टे के रूप में नया प्रयोग भी किया जा रहा है, जिसका नाम पधारो मारे देश रखा गया है। इस अनूठे प्रयोग के तहत प्रवासी भारतीयों को इंदौर के कुछ परिवार अपने घरों में रुकवा रहे हैं और जमकर खातिरदारी कर रहे हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण ने इसके लिए एक एप्लीकेशन भी तैयार की है। ये सेवा पूर्ण रूप से निःशुल्क है। स्वागत है आपका हमारे भारत में एक बार फिर। ये पहली बार देखा गया है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन में जो लोग आमतौर पर देखा जाता है कि होटल या दूसरी जगहों पर रुकते हैं, इस बार घर है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, घर तो घर है, होटल तो होटल है, डिफरेंट तो होना ही चाहिए। यहाँ पे लगता है कि अपना ही परिवार है, लगता नहीं है कि घर पे घर छोड़कर आए हैं। हमारे जो दादाजी के पापा थे और हमारे नाना जी के पापा थे, वो लोग बिहार के थे, वो लोग बिहार से आए हुए थे। तो उनको जब उस टाइम वो अंग्रेजी राज था तो वो उनको ठग दिए थे, बोला कि चलो मॉरिशस वहाँ पे पत्थर उठाओगे तो सोना मिलेगा। तो वो बेचारे क्या करें, वो चले आए मॉरिशस अपना सब कुछ छोड़कर वहाँ पे। बस आए तो यहाँ पे बहुत मेहनत किया, वो खाली हाथ आए थे, बाकी खूब काम किया, मेहनत किया। 3 दिवसीय इस सम्मेलन का पहला दिन युवा प्रवासी भारतीयों पर केंद्रित रहेगा, जिसमें अमृतकाल में युवा प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर मंथन होगा। युवाओं पर केंद्रित पहले दिन युवा मामलों के केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, विदेश मंत्री एस जयशंकर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा विशिष्ट अतिथि के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के वित्त मंत्री जैनेटा मैस्केरेने-हास मौजूद रहेंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर कई सत्र भी आयोजित होंगे। इन्हीं में से एक सत्र को G20 शेरपा अमिताभ कांत भी संबोधित करेंगे। इंदौर से कैमरा पर्सन प्रद्युम्न दुबे के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज। बिहार में आज से जातीय जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार 2 फेज में इस कवायद को अंजाम देगी। पहला चरण 21 जनवरी तक पूरा हो जाएगा, जिसमें राज्य के सभी घरों की संख्या गिनी जाएगी। दूसरे फेज में सभी जातियों, उपजातियों और धर्मों के लोगों से संबंधित आंकड़ा जुटाया जाएगा। सर्वे के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। एयर इंडिया के विमान में महिला से बदसलूकी करने वाले शंकर मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शंकर मिश्रा को शुक्रवार देर रात पकड़ा गया और आज दिल्ली पुलिस शंकर मिश्रा को कोर्ट में पेश करेगी। 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के विमान में एक बुजुर्ग महिला से बदसलूकी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। इससे पहले एयर इंडिया ने आरोपी पर 30 दिनों की यात्रा पाबंदी लगा दी थी। प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। परीक्षा पे चर्चा में जो भी विद्यार्थी इच्छुक हों वो अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल ddnews.ppc@gmail.com पर 10 जनवरी तक भेज सकते हैं। इनमें से कुछ चुनिंदा सवालों को तालकटोरा स्टेडियम में 27 जनवरी को होने वाले मुख्य कार्यक्रम के दौरान शामिल किया जा सकता है। आपके सवाल HD फॉर्मेट में होने चाहिए। रूस द्वारा अस्थायी एकतरफा युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद रूस और यूक्रेनी सेना के बीच गोलाबारी लगातार जारी है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक लुहांस्क, डोनेट्स्क और ज़पोरिज़िया क्षेत्रों में उसके ठिकानों पर हमले हुए हैं, जबकि उसके सैनिक संघर्ष विराम का पालन कर रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे पर युद्ध विराम का पालन नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस खुद ही युद्ध विराम का पालन नहीं कर रहा है। उससे आरोप लगाया है कि रूस समर्थित विद्रोहियों ने नागरिक बस्तियों पर हमले किए हैं। वहीं यूरोपीय संघ के विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने रूस द्वारा किए गए युद्ध विराम को पाखंड बताया है।
मैक्सिको में ड्रग कार्टेल सरगना एल चैपो के बेटे ओविडियो गुज़मैन की गिरफ्तारी के बाद हिंसा जारी है। इस हिंसा में अब तक 29 लोग मारे जा चुके हैं। सबसे ज्यादा हिंसा नॉर्थ सिनालोआ राज्य के कुलियाकान शहर में हुई है। यह शहर दुनिया के सबसे बड़े ड्रग तस्करी संगठनों में से एक सिनालोआ कार्टेल का गढ़ भी है। गुज़मैन को गुरुवार को कुलियाकान से गिरफ्तार किया गया, जिसे बाद में मैक्सिको सिटी भेजा गया। गिरफ्तारी के दौरान और उसके बाद से अब तक 10 सैनिक और 19 संदिग्ध मारे गए हैं। कार्टेल के बदमाशों ने दर्जनों वाहनों में आग लगा दी और एक स्थानीय हवाई अड्डे पर हमला किया। गुज़मैन पर अमेरिका ने $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर इनाम रखा है और गुज़मैन को अमेरिका लाकर उस पर मुकदमा चलाना चाहता है, लेकिन मैक्सिको के संघीय न्यायाधीश के खिलाफ गुज़मैन के खिलाफ किसी भी प्रत्यर्पण प्रक्रिया को निलंबित कर दिया है। तो इसके साथ ही इस बुलेटिन बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।